हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है सभी का अधिगम मंत्रा पर। मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नया वीडियो लेकर के, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं केवीएस पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक्स। और रिसेंट में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कंपनी अकाउंटिंग। कंपनी अकाउंटिंग मतलब क्या है कि यहाँ पर हम कंपनी जो अपने शेयर्स इशू करती है उन शेयर्स को इशू करने, अलॉट करने या उनको रिकॉर्ड कैसे बुक्स में किया जाता है, क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाती हैं, लेजर्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं, या और भी बहुत कुछ जो है हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा क्या कुछ है इसके अंदर जो इतना रेलेवेंट है और इतना डेप्थ में हमें पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पहली चीज़ तो ये है कि कंपनी का एक अच्छा खासा जो पोर्शन है वो एग्ज़ाम्स में आता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि कंपनी का जो स्कोप है ना वो बहुत थोड़ा सा वाइड है ना। वाइड इन द सेंस कि यहाँ पर बहुत सारे सेक्शंस हो सकते हैं, सब सेक्शंस हो सकते हैं, हेड सब हेड्स, या क्या क्या अमाउंट किस जर्नल में जाएगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, किस अकाउंट में जाएगा, उस अकाउंट का क्या यूटिलाइजेशन है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और एक एक चीज़ को इसीलिए हमने क्या किया, स्टेप्स में उतार लिया। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि जब हम एक एक टॉपिक पर डे के अकॉर्डिंग करेंगे और उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपके लिए उनको रिकॉल करना और उनको मेमोराइज रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी और कन्वीनियंट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम एक एक टॉपिक, हम एक दिन में दो से ज़्यादा टॉपिक नहीं कर रहे हैं या दो टॉपिक भी नहीं कर रहे हैं, बहुत रेयरली। तो एक दिन में हम एक ही टॉपिक कर रहे हैं। लास्ट डे जो हमने डिस्कस किया था वो हमने किया था इशू ऑफ शेयर, कंसिडरेशन अदर देन कैश। आज हम जो कर रहे हैं वो फॉर फीचर ऑफ शेयर कर रहे हैं। तो ये जो जितने भी वीडियोस हम कर रहे हैं या जो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, जो आपको दे रहा हूँ, या जिन भी वीडियोस को आप देख रहे हो, वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है और वहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चंस किस तरह से बन सकता है, तो क्वेश्चन तो सिंपली ऐसे ही आएगा जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, लेकिन वहाँ से वो आपको कुछ भी पूछ लेगा कि भाई किस अकाउंट में जाएगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, अमाउंट क्या निकल करके आएगी। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब हमें तभी क्लियर हो सकती हैं जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे या जब हम इनको प्रैक्टिकली समझेंगे। तो इसीलिए मैं इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं या जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं आपको डायरेक्ट ना करा करके, मतलब थ्योरी बेस्ड ना करा करके, उन्हें मैं आपको एक न्यूमेरिकल फॉर्मेट में लेकर के करा रहा हूँ ताकि उनको ज़्यादा अच्छे से आप समझ सके। ठीक है ना। देखिए, थ्योरी में क्या होता है, एक रट्टाफिकेशन वाली बात हो जाती है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हम उनकी प्रैक्टिस करते हैं और उनको समझ करके करते हैं कि एक एक चीज़ ये कैसे हुई, कहाँ पर हुई, है ना। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, क्योंकि ये एक वीडियो आपके 2 से 3 नंबर बना सकता है। देखिए, मैं जितने भी वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ वहाँ से कहीं ना कहीं एक एक क्वेश्चन वहाँ से निकलता है, सीधा सीधा बनता है वहाँ से। ठीक है, तो इसीलिए 1 ही घंटा है ना। इस 1 घंटे के अंदर आप अपना पूरा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। बस 3 चीज़ें ध्यान में रखना। पहली चीज़ क्या है, कॉन्टिन्यूसली आपको वीडियोस देखनी है ना, लेक्चर्स लेने, क्लासेस देखने, कॉन्टिन्यूस, स्किप नहीं होना है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या है, आपको जो भी कंटेंट कराया जा रहा है उसकी आपको नोट्स प्रिपेयर, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करना है। किसी दूसरे के अगर नोट्स के सहारे बैठे हुए, भूल जाना। ठीक है ना। तीसरी बात, जो आप प्रीवियसली कर चुके हो उनका रिवीजन बहुत मस्ट है। तो ये 3 चीज़ अगर आप कर रहे हो ना, तो मुझे नहीं लगता कि आपको एग्ज़ाम टाइम में किसी भी तरह का कोई इशू आएगा। उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है कि मैं जो कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ या मैं जो भी चीज़ें लिख रहा हूँ वो कोई एक बुक से नहीं आ रहा है। वो काफ़ी सारी जो बुक्स हैं उनको स्टडी करने के बाद, गूगल नेट, विकिपीडिया या अदर वेबसाइट्स चेकआउट करने के बाद, आईसीआईसीआई हो गया, या जो भी रिलेवेंट हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ से इंफॉर्मेशन को गैदर करके वो सारी चीज़ें आप तक लेकर के आ रहा हूँ। तो कुल मिला करके ये है कि भाई आप 10 तरह की बुक्स क्यों पढ़ रहे हो जब आपको उन सब का निचोड़ एक जगह पर मिल रहा है। तो तो कंटेंट को क्रिएट करने और उसको लेकर के आने की जिम्मेदारी तो आपकी ख़त्म हो गई ना। आपको क्या करना है, आपको खाली उतनी चीज़ें याद रखनी है, उन्हें पढ़ना है, रिवाइज करना है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैक्सिमम पोर्शन आपका यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, बाकी तो यार अपनी भी खुद की भी मेहनत होती है, तो वही चीज़ इसलिए मैं
नोट्स रिवीजन और कंटिन्यूअसली क्लासेस अटेंड करने के साथ साथ आपसे सेल्फ स्टडी के लिए भी कहता हूँ कि भाई अपने लिए कुछ टाइम निकालो, ताकि आप कुछ चीज़ों को ऐड ऑन कर सको उनके अंदर, है ना। तो यही सेल्फ स्टडी होती है, और क्या होता है। तो आई थिंक अगर आप ये 3-4 पॉइंट्स फॉलो कर रहे हो, कंटिन्यूसली क्लासेस ले रहे हो, नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो और रिवीजन कर रहे हो और सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर ये आप 4 पॉइंट्स फॉलो कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको बहुत ज़्यादा कहीं एग्जाम्स टाइम में प्रॉब्लम आएगी। लेकिन इनमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपकी कंसिस्टेंसी नहीं है तो फिर तो मुश्किल है ना। ये बहुत क्लियर बात है, ठीक है। तो चलिए अपना आज का वीडियो अपन लोग शुरू करते हैं, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरह से कोई कंपनी अपने जो अकाउंट्स हैं अपने, है ना, उनके अंदर जो शेयर्स फॉरफिट होते हैं उनको क्या करती है, रिकॉर्ड करती है। तो इससे पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूं। पहली चीज़ तो मैं, एक सेकंड देना ज़रा, रुक जा भाई। हाँ, तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि ये होता क्या है, ये क्या होता क्या है, क्या मतलब क्या फॉर फीचर होता क्या। देखिए, कंपनी है ना, कंपनी ने 1,000 शेयर इशू करे पब्लिक को, और एक शेयर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 10 रुपये है। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये है ना। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी ने क्या करा, 3, 4 और 3 रुपए मांगे। इसमें से एक पर्सन है, उस पर्सन ने क्या किया, उस पर्सन ने 100 शेयर्स को होल्ड किया हुआ है और उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये जो पर्सन है, जैसे इसका नाम दे देते हैं रवि। तो ये जो रवि है, तो रवि ने क्या कहते हैं एप्लीकेशन का पेमेंट कर दिया, लेकिन फर्स्ट जो अलॉटमेंट है उसका पेमेंट नहीं किया, है ना। तो जब उसका पेमेंट नहीं करा तो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया यहीं पर, है ना। अच्छा, तो सर यहीं पर कर सकती है, नहीं, ये वो क्या कर सकती है, कंपनी वेट भी कर सकती है कि भाई हो सकता है कि बंदा फर्स्ट कॉल में दे दे, लेकिन उसने फर्स्ट कॉल में भी नहीं दिया, कंपनी ने रिमाइंडर भेजा फिर भी नहीं किया, तो कंपनी ने अल्टीमेटली फॉरफिट कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंप्लीटली कंपनी के ऊपर होता है कि वो किसी भी जो शेयर होल्डर है उसके शेयर्स फॉरफिट कब करेगी और कितने शेयर्स उसके फॉरफिट करेगी, और इसका जो डिसीजन है वो कौन लेता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो कंपनी है वो शेयर्स को फॉरफिट कर सकती है ना। फॉरफिट का मतलब क्या होता है कि भाई जैसे आप हैं, है ना, मैंने आपको 10 शेयर दिए और एक शेयर की वैल्यू 100 रुपीज़ है। तो आपने क्या किया, आपने 80 रुपये तक तो 10 शेयर पर देते गए, लेकिन जैसे ही मैंने आपसे लास्ट कॉल मांगी 20 रुपीज़ की, तो आपने डिनाई कर दिया। आपने क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या, मैंने फिर आपको नोटिस भेजा, आपने उसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, मैंने फिर नोटिस भेजा आपने, तो उस पर क्या लगा, उस पर 10% कॉल सिनेरियर बन गया। तो मैं उस पर 10% इंटरेस्ट चार्ज करने लगा, लेकिन आपने फिर भी नहीं दिया। तो मैंने क्या करा, मैंने आपके वो शेयर्स कैंसिल कर दिए। इसका मतलब है उन शेयर्स को जब्त कर लिया, ठीक है ना। तो ये जो मैं शेयर कैंसिल कर देता हूँ ना, ये जब्त कर लेता हूँ, इसी को कहा जाता है फॉरफीचर। तो इसका मतलब ये है कि अब उस व्यक्ति के पास शेयर्स भी नहीं रहेंगे, और जो वो व्यक्ति मुझे अमाउंट दे चुका है, 80 रुपये जो दे चुका है, वो भी उसको रिफंड नहीं होंगे। तो इसी को कहा जाता है फॉरफीचर ऑफ शेयर। किसी भी चीज़ जो शेयर्स हैं जो हमने इशू करे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, उन्हें जब्त कर लेना। क्लियर है ना। तो अभी केवल हम यही समझेंगे कि उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो देखिए, इसको एक चीज़ मैंने एक इलस्ट्रेशन लिया है, इसको ये और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक्सेल लिमिटेड है, उसने 200 शेयर्स को क्या करा, फॉरफिट करा। एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये, और नॉन पेमेंट क्या है, अलॉटमेंट 2 रुपये की, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपये की। देखो, शेयर कितने का है, 10 रुपये का है। फाइनल कॉल कितने की है, 3 रुपये की है ना। और क्या कहते हैं, अलॉटमेंट कितने की है, 2 रुपये की है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एप्लीकेशन कितने की होगी, 5 रुपये की होगी। तो इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन तो मिल गई, लेकिन इन दोनों का पेमेंट नहीं हुआ। तो अगर मैं अलॉटमेंट के बेसिस पर एंट्री पास करूं, तो हमें एंट्री किसकी बनवा रहा है, फॉर फीचर की। एंट्री किसकी बनवा रहा है, फॉर फीचर की। तो कोई व्यक्ति ऐसी हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि ये व्यक्ति है, इसके पास 200 ही शेयर है, और इसने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं करा। तो 2 2 400 और 2 3 600,
है ना। तो इसने 200 और 400 और 600 का पेमेंट नहीं करा। तो अगर आप इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे तो देखिए पहले दो चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। पहली चीज़ कॉल्ड अप, ठीक है, कॉल्ड अप का मतलब, और दूसरा पेड अप। कॉल्ड अप क्या होता है, जैसे आपका 10 रुपये का शेयर है, 10 में से कंपनी ने मांगे 8 रुपये, तो ये हो गया कॉल्ड अप, ये मैंने आपको बताया अभी तक पीछे। और जो 2 रुपये हैं वो हो गए अनकॉल्ड, ठीक है। अब कॉल्ड अप में कंपनी ने 8 रुपये मांगे, जिसमें से जो शेयर होल्डर है उसने कितने रुपए का पेमेंट करा, 6 रुपये का, बाकी दो क्या हो गया, कॉल्स इन एरियर हो गया। तो ये जो कॉल्स इन एरियर होता है ना, इसी को हम क्या कर लेते हैं, फॉरफीट कर लेते हैं। इसको क्या कर लेते हैं हम, फॉरफीट कर लेते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ तो पेमेंट रिसीव हो गया, तो इसका मतलब ये बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये कॉल्ड अप और पेड अप के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, कॉल्स इन एरियर। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर। तो ये मैं इसलिए आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। और अगर आपको ये छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन नहीं होंगी, कई बार बच्चे इनको इग्नोर ऐसे ही कर देते हैं कि यार ठीक है ना, ये तो आते ही है, एंट्री आती है तो ये भी आती होगा, ऐसा नहीं होता। आपको उसके बारे में डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होता है, अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होता है, तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। भाई जब हमें पैसा मांगना है तो हम डेबिट करेंगे। अभी क्या है, यहाँ पर पे तो आपको कुछ करना नहीं है, लेकिन आपने उनको जब्त करना है। मतलब क्या करना है, वापस ले लेना है उनसे। क्या करना है, उनसे वापस ले लेना है। तो जब आप उनसे वापस लोगे, है ना, जब आप उनसे क्या करोगे, वापस लोगे, तो आपकी जो शेयर कैपिटल है, भाई देखो मैंने आपको शेयर इशू करे, आपने मुझे पेमेंट करा, तो मेरी कैपिटल बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़ेगी। अगर मेरी कैपिटल इंक्रीज होगी तो मैं कैपिटल को डेबिट करूंगा कि क्रेडिट करूंगा। सर अगर कैपिटल बढ़ती है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो शेयर्स मैंने आपको दिए, जिनकी वजह से, है ना, जिनकी वजह से मेरी कैपिटल इंक्रीज हुई, अब अगर वही शेयर मैं आपसे वापस ले लूंगा तो मेरी शेयर कैपिटल बढ़ेगी कि कम हो जाएगी, सर कम हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर शेयर कैपिटल कम होती है तो डेबिट होगी कि क्रेडिट होगी, सर डेबिट होगी। तो देखिए सबसे पहले हमें यही करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये केवल समझाने के लिए था, इसकी नीड नहीं है, ठीक है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्लियर हो गई पहली बात, ठीक। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसमें जो जाता है वो अमाउंट जाती है कॉल्ड अप से। किससे जाती है, कॉल्ड अप, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसी ही एंट्री की बात करूं तो इसमें कंपनी ने कितने शेयर्स हैं, सर 200 शेयर्स हैं, ठीक। और कंपनी ने मांगे कितने, सर 10 रुपये, वेरी गुड। तो कंपनी को कितने रिसीव होने थे, सर 2000, क्लियर है, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप पेमेंट कर रहे थे, है ना, जब आपका पेमेंट में आपसे पैसा मांग रहा था, है ना, कि भाई आपको शेयर्स इशू कर दिए, अब आप मुझे उसका पेमेंट कर दो, है ना, ये चीज़ तो हो रहा था। तो मैं आपका जो अलॉटमेंट है, जो फर्स्ट कॉल है, उसको क्या करता था, डेबिट करता था, है ना, डेबिट ही तो करता था। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही तो होता था। अभी क्या होगा, अभी मैं आपसे शेयर वापस ले रहा हूँ, है ना। तो ऐसी कंडीशन में जो अलॉटमेंट है, जो भी इंस्टॉलमेंट है, वो डेबिट होंगे कि क्रेडिट होंगे, क्रेडिट होंगे। टू, जैसे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, इन दोनों में जो अमाउंट जाता है वो जाता है नॉट रिसीव्ड। इन दोनों में जो अमाउंट जाता है वो कौन सा जाता है, नॉट रिसीव्ड। इन दोनों में जो अमाउंट जाता है वो कौन सा जाता है, नॉट रिसीव्ड। क्लियर है ना ये वाली बात। तो इसका मतलब क्या है, कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, देखो
अलॉटमेंट कितने रुपए से रिसीव नहीं हुई, 2 रुपए से, तो कितना आ गया, 400 रुपये। फर्स्ट कॉल कितने से ड्यू नहीं हुई, फाइनल कॉल 200 शेयर पर 3 रुपये, तो कितने हो गए, 600 रुपये। तो इसका मतलब है कि 1000 से, कितने रुपए से, 1000 से, है ना, 1000 से कुछ अमाउंट क्रेडिट हुआ होगा, है ना, हुआ होगा ना, हाँ, तो इसी को कहा जाएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। अब यहां पर कौन सी अमाउंट जाती है, यहां जाती है रिसीव्ड अमाउंट। कौन सी अमाउंट जाती है, रिसीव्ड अमाउंट। अब यहां पर आप लिख लें नंबर 1। ये क्यों लिखवाया है, ये सीक्रेट है, अभी केवल के लिए आप ये लिख लें। तो इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, है ना, तो इसमें लिखा हुआ है सी लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर, एक शेयर कितने का है, 10 रुपये का है, 7 रुपये मांगे हैं, नॉन पेमेंट अलॉटमेंट फर्स्ट 1 रुपये और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 2 रुपये। तो इसका मतलब है शेयर की वैल्यू कितनी है, 10 रुपये, ठीक है, और मांगे कितने हैं, 7 रुपये मांगे हैं, जिसमें से 3 रुपये अनकॉल्ड है। तो जो अनकॉल्ड है उसको तो अलग कर दो, वो तो हमारे लिए रिलेवेंट है ही नहीं, इनकी कोई हमें नीड नहीं है, तो हमें केवल 7 रुपये पर फोकस करना है। अच्छा, इन 7 रुपये में जो अलॉटमेंट है वो कितने की है, 1 रुपये की, और जो फाइनल कॉल है ना, और जो फाइनल कॉल है वो कितने की है, 2 रुपये की। तो मेरे बच्चे हैं 2 और 3, और ये कितने हैं, 7, तो यहाँ पर कितने आ जाने चाहिए, तो 4 रुपये। ये कितने की होगी, एप्लीकेशन की। तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी ने 10 रुपये का शेयर इशू किया था, जिसमें से कंपनी ने भी कुल कितने रुपए मांगे, 7 रुपये मांगे हैं, जिसमें से 4 एप्लीकेशन पर, 1 अलॉटमेंट पर और 2 फाइनल कॉल पर है, जिसमें से एप्लीकेशन का तो पेमेंट आ गया, लेकिन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं आया। मुझे एक बात बताओ, जब पेमेंट नहीं आता तो हम डेबिट क्या करते हैं, सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहली चीज। 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, कितना अमाउंट रिसीव हुआ, 2। अब यहां पर देखो, यहां पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट, यहां पर ना 2 केस में बताऊंगा। जैसे अभी यहां पर अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुआ तो अलॉटमेंट अकाउंट, और 2 फाइनल कॉल अकाउंट, है ना। अब जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं कि कितने शेयर्स, कितने शेयर्स है हमारे, 300। तो यहां पर भी 300 से मल्टीप्लाई होगी, यहां पर भी 300 से होगी, यहां पर भी 300 से होगी, और यहां पर भी 300 से होगी। तो इसका मतलब ये है कि डेबिट शुड ऑलवेज इक्वल टू द क्रेडिट, है ना। लेकिन कैसे होगा वो समझो। शेयर कैपिटल में मैंने बताया था जितनी अमाउंट मांगी गई है, तो मांगे कितने, 10 रुपये के 7 रुपये। तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 10, बेटा 10 रुपये में इशू किया है, लेकिन अभी कंपनी ने मांगे कितने, 7। जैसे मैंने तुमसे कहा कि भाई तुम्हें पूरी साल की फीस देनी है, लेकिन पूरी साल की फीस देनी तो है, लेकिन जब जैसे जैसे मैं मांगता रहूँ वैसे वैसे फीस देते रहना। तो मैंने भी आपसे कहा कि पहले क्वार्टर में आप मुझे 50% फीस दीजिए। कितनी फीस दीजिए, 50%। तो आप मुझे कितनी फीस दोगे, 50%। तो मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 100% वाली अमाउंट लिखूंगा कि 50% वाली, ऑब्वियसली 50% वाली। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो मल्टीप्लाई होगी वो 10 से नहीं होगी, वो कितने से होगी, 7 से होगी। पहली बात तो ये क्लियर कीजिए। अच्छा ठीक है, इसमें से कितनी अमाउंट रिसीव हो गई, तो जिस पर टिक लग रहा है वो रिसीव हो गई, इसका मतलब 4 रुपये ये रिसीव हो गए। अलॉटमेंट पर 1 रुपये रिसीव नहीं हुए थे, और फाइनल कॉल पर 2 रुपये रिसीव नहीं होते। बेटा एक बात बताओ, 4 और 5 और 2 7 हो गया, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। पहले आप इसी को कर लो, अब आपकी जो एंट्री है वो बिल्कुल मस्त तरीके से बन जाएगी। देखो इधर क्या एंट्री, क्या क्या लिख देंगे भाई, 3 7 जा 2100, 3 4 जा 1200, 3 1 जा 300 और 3 2 जा 600।
अब एक चीज मैं अब आपको और बता रहा हूं, ठीक है ना, उसको बड़े ध्यान से समझना, बहुत जरूरी है। आप केवल ये तो उस कंडीशन में जब कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है। अगर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन होगा तो क्या क्या एंट्री बनेगी, देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeited शेयर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। मैंने आपको कॉल्स इन एरियर में बताया था कि हमारी जो जर्नल एंट्री है वो दो तरह से पास होती है। एक तो जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करते हैं, और दूसरा जब हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं। तो अगर हमने कॉल्स इन एरियर के वक्त कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया है ना, तो यहाँ पर कॉल्स इन एरियर ही आएगा। लेकिन अगर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फिर हमारी एंट्री ये वाली बनेगी, ठीक है। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन है तो ये, और नहीं है तो ये वाली। क्या ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, तो एंट्रीज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 2100 एज इट इज रहता, 1200 एज इट इज रहता, बस यहाँ पर 900 आ जाएगा। सो सिंपल, क्लियर है। अब पता कैसे चलेगा कि कॉल्स इन एरियर रिकॉर्ड करना है कि नहीं करना है? तो क्वेश्चन में बोलेगा ओपन द कॉल्स इन एरियर अकाउंट, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपकी चॉइस है, फिर ऑप्शंस देख लेना। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, ये बात ध्यान में रखिए, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, वहां से बहुत क्लियर वो ऑप्शन इस तरह से देगा कि आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे जो अलॉटमेंट है, तो फॉरफिटेड शेयर्स में अलॉटमेंट अमाउंट का कितना जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये आपके जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन मतलब विदाउट प्रीमियम वाले, है ना। अभी हम एक आध क्वेश्चन, अभी और भी क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आज हमें फॉर फीचर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर करना है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन अपन लोग देखते हैं। चलो साहब, ये हो गया सेलेक्ट, हो जा भाई। Zool Limited forfeited 500 shares of rupees 10 each issued at a premium of 25% for non-payment of first call money. So the amount was payable as rupees on application, rupees 5 on allotment and balance on first and final. अच्छा, यहाँ पर आपकी अमाउंट लिखने से रह गई, है ना। यहाँ पर आपकी अमाउंट लिखने से रह गई है, तो यहाँ पर आपकी जो अमाउंट है उसे आप कितना लिख सकते हो, कितना लिख लें, कितने का शेयर है अभी, 500 शेयर है ना। तो 500 शेयर में 10 रुपये का एक शेयर है और 2 रुपये 50 पैसे, 25% का प्रीमियम है ना। कितने का प्रीमियम है? 25% का प्रीमियम है, 5 रुपये इसमें इंक्लूडिंग वो एडेड है। ओके ओके, एक सेकेंड दो मुझे ज़रा। ठीक है, 25% पेबल कितना हो सकता है यहाँ पे? एक्चुअली क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए ना। चलो कोई भी हाइपोथेटिकली इसको 3 रुपये ले लेते हैं, है ना, 3 रुपये। तो बस देखो अब इसको क्या करेंगे, पहले इसकी एंट्री देख लेते हैं ना। यहाँ पर क्या तो रहा है ही नहीं कि हमें वो क्या ओपन करना, कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन करना, तो आप इन्हें ऐसे ही बनाएंगे। तो वही रहेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटा यहाँ पे ना एक बात ध्यान में रखना, अगर आपका प्रीमियम है तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या, एसपीआर अकाउंट विल बी डेबिट। देखो अगर एसपीआर रिसीव हो रहा है, जाहिर सी बात है आपकी इनकम हो रही है, लेकिन अगर रिसीव नहीं हो रहा है तो आपको तो नुकसान हो रहा है ना, तो इसलिए डेबिट होगा। अच्छा, किस कंडीशन में होगा किस में नहीं होगा वो मैं भी बताऊंगा, इसमें भी कंडीशंस हैं, है ना। तो 2 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट और 2 नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब यहां पर ध्यान से समझो, देखिए
कितने शेयर है? 500 शेयर है, तो सब में कितने से मल्टीप्लाई होनी है? 500 से। पहली चीज क्लियर हो गई, ठीक। issued at a premium of 25% for non-payment of first call money. The amount was payable ₹3 on application, 5 on allotment and balance on first and final call. बेटे एक बात बताओ मुझे, शेयर कितने का है सर? 10 रुपये का, तो 10 के 10 मांगे हैं, हाँ जी। रिसीव कितने नहीं हुई है? तो 3 और 5 8, और 10 रुपये पर इसका प्रीमियम भी है ना। तो कितने से रिसीव नहीं होंगी? तो अगर मैं इसका प्रीमियम निकालूं तो 2.5 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपकी अलॉटमेंट एक्चुअली कितने रुपए की है? 2.5 की है। 2.5 और 3, 5.5 तो हमें रिसीव हो गए। इसको इस तरह से समझो, 1 मिनट दो ज़रा, मैं और देखो 10 रुपये हैं, हाँ 3 और 10 रुपये पर प्रीमियम कितने का है? 2.5 का। 3 रुपये एप्लीकेशन पर मांगे हैं, 2.5 अलॉटमेंट पर मांगे, और 2.5 का क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। कैसे आ गया? इंक्लूडिंग प्रीमियम का है और 5 रुपये की वैल्यू है, तो इसमें 2.5 रुपये प्रीमियम के इन्वॉल्व है। ये किसके हो गए? अलॉटमेंट के हो गए। तो 2 और 3 5 5, 5 और 4 9, तो ये हो गया 10। ये हो गई फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल मान लो। तो इसका मतलब ये है, समझ आ रहा है ना ये वाली बात? तो इसका मतलब ये है कि शेयर होल्डर ने इसका पेमेंट कर दिया, इसका पेमेंट कर दिया, लेकिन इसका पेमेंट नहीं किया। तो पेमेंट कितने का नहीं हुआ है सर? 4.5 का। वेरी गुड। इसका मतलब है अगर किसी व्यक्ति ने अलॉटमेंट ये वाली कॉल दे दी तो उसने ये वाली इसका भी पेमेंट कर ही दिया होगा, बोलो हाँ या ना। तो अगर इसका पेमेंट कर दिया है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि प्रीमियम अगर कोई भी रिसीव हो जाता है तो उसकी वैल्यू को राइट ऑफ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये है कि अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हो रहा है तो नुकसान है। प्रीमियम तो रिसीव हो गया, तो अगर रिसीव हो गया तो वो वापस रिफंड होगा नहीं। भाई कंपनी के पास जो पैसा एक बार आ जाता है वो दोबारा नहीं जाता, इन द एब्सेंस वो सॉरी, एक आपका एप्लीकेशन और रिफंड वाले केस को छोड़ करके। तो इसका मतलब ये है कि अगर व्यक्ति ने, भाई अगर आपने मुझे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, बात समझ में आ रहा है, तो मैं आपको वो पैसा वापस क्यों करूंगा? आपकी गलती है ना, आप आगे की इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे, तो उसमें मेरी गलती थोड़ी है, मेरा फॉल्ट थोड़ी है। तो इसका मतलब क्या है कि फॉर फीचर में कितने रुपए जाएंगे? अब यहां पर कंफ्यूजन आता है कि यहां पर एग्जैक्ट अमाउंट क्या जाएगी, मतलब 5.5 जाएगी, प्रीमियम इन्वॉल्व होगा। देखिए प्रीमियम इन्वॉल्व नहीं होगा, शेयर फॉरफेटेड में प्रीमियम इन्वॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब कितने रुपए रिसीव होगा? 5.5, और यहां पर तो पूरे 10 के 10 आ ही जाएंगे। अब देखो यहाँ 0 हो गया, 5.5 और 4.5 कितना हो गया? 10 हो गया। अब मैं इसको रब कर दूंगा और यहाँ पर जो भी अमाउंट आएगी उसको मैं यहाँ पर नोट कर लूंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये नहीं आएगा, ठीक है, 5000, और यहाँ पर ये आ जाएगा 25 2750, और ये मेरे ख्याल से 2250 आ जाएगा। बस सिंपल है, क्लियर है। देखो एक क्वेश्चन समझो, इससे और क्लियर हो जाएगा। बीटा लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। शेयर कितने का है? 10 का। प्रीमियम कितने का है? 2 रुपए का। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। द अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन पर 4 रुपए हैं, अलॉटमेंट पर 6 रुपए हैं, लेकिन 2 रुपए का प्रीमियम है, तो ये भी कितने का हो गया? 4 + 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, और यहाँ पर आ गया 2 रुपए फाइनल कॉल के। अच्छा, नॉन पेमेंट ऑफ, इसका मतलब ये पेमेंट आ गया, ये पेमेंट नहीं आया और ये पेमेंट नहीं आया। अब देखो ध्यान से समझना, इस वाली में पेमेंट आ गया था, है ना। जैसे मैं अगर इसका फॉर्मेट बनाऊं तो इसका फॉर्मेट क्या था? 10 रुपए का प्रीमियम था, सॉरी 10 रुपए की कॉल थी, 2.5 रुपए का प्रीमियम था। यहां पर कितना आ गया तुम्हारा? 3 रुपए, 2.5 और 2.5, और यहाँ पर कितना आ गया बैलेंस? दैट इज 4.5।
जहाँ पर इसका पेमेंट हो गया, इसका पेमेंट हो गया, लेकिन इसका पेमेंट नहीं हुआ था। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अलॉटमेंट का पेमेंट हुआ है, लेकिन ये वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं हुआ है। तो अगर किसी व्यक्ति ने अलॉटमेंट का मतलब फेस वैल्यू का पेमेंट नहीं करा तो वो क्या कहते हैं, प्रीमियम का पेमेंट कर देगा क्या? बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है। तो अब अगर यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे तो यहाँ पर बेटा हम एंट्री बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वही SPR अकाउंट डेबिट टू, है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट SPR अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। अब समझो कितने शेयर्स हैं? 200। तो 200 200 200 200 और 200। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, फर्स्ट कॉल हमने मांगे कितने? 10 रुपये। ठीक, प्रीमियम कितने से रिसीव नहीं हुआ सर? 2 रुपये से। 2 रुपये से ही तो रिसीव नहीं हुआ, हाँ जी, इसको बाद में करेंगे। अलॉटमेंट कितने से आ गया? अलॉटमेंट कितने से नहीं आया? 4 और 2 6। और फाइनल कॉल कितने से नहीं आया? 2 रुपये से। और इसका मतलब प्रीमियम कितने से आ गया? 4 रुपये से। सॉरी, कॉल कितने से आ गई? 4 रुपये से। 4 और 6 10 और 2 12 और 10 और 2 12। तो इसका मतलब यह है कि अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होता है, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तो वो इंक्लूड किया जाएगा, अदरवाइज उसको क्या कर दिया जाएगा? इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर वो रिसीव हो गया है तो उसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी, लेकिन अगर रिकॉर्ड हम करेंगे वो तब करेंगे जब प्रीमियम रिसीव नहीं होगा। तो 2 कंडीशन होंगी, या तो प्रीमियम रिसीव होगा या प्रीमियम रिसीव नहीं होगा। तो अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हो रहा है तो SPR डेबिट होगा, लेकिन अगर प्रीमियम रिसीव हो रहा है तो हम SPR का कोई ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। तो 2000 रुपये तो ये हो गए, 400 रुपये ये हो गए, 4 दूनी 800, 1200 और 400। सिंपल कहानी। कितना इजी क्वेश्चन है, बस केवल और केवल क्या अंतर है? समझने का। समझ आ रहा है? तो अभी तक अगर मैं आपसे बात करूं, जो हमने पढ़ा है, तो वो 2 केस हमने पढ़े हैं बेटे। पहले केस में इफ देयर इज नो प्रीमियम, अगर कोई प्रीमियम नहीं है तो सिंपल एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर कॉल्स अकाउंट। ठीक, अच्छा किस किस उससे बनेंगी सर? ये तो बनेगी कॉल्ड अप से, जितना पैसा मांगा गया है फेस वैल्यू, इसमें प्रीमियम नहीं जाएगा। पहली चीज ये जो बनेगी, ये बनेगी अमाउंट रिसीव्ड से, कितना अमाउंट रिसीव हो गया। इग्नोर SPR, इसमें भी SPR शामिल नहीं होगा। अच्छा SPR का तो है ही नहीं केस, ठीक है ठीक है ठीक है, रुको रुको, SPR का तो केस है ही नहीं। तो अमाउंट जो रिसीव हुई है, और इन दोनों में क्या जाएगा? अमाउंट
नॉट रिसीव्ड। ठीक। अच्छा, दूसरा केस जो आपका बना, दूसरा केस आपका जो बना वो बना इफ देयर इज अ प्रीमियम। तो इसका पहला केस है व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड। अगर प्रीमियम रिसीव हो जाए तो, अगर प्रीमियम रिसीव हो जाएगा तो एंट्री सेम बनेगी, सेम एज केस वन। बस ये ध्यान में रखें, एक्सक्लूडेड और इग्नोर SPR। लेकिन अगर आपका केस दूसरा है, व्हेन प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, तो अब आपको सचेत हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब एंट्री बदल जाएगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर कॉल्स अकाउंट। ठीक। अच्छा, क्या क्या जाएंगे, क्या क्या सर इसमें, ये तो बताओ। सेम फेस वैल्यू कॉल्ड अप, जितना पैसा मांगा है प्रीमियम इग्नोर कर दे, या इसको इस तरह से लिखो, फेस वैल्यू इग्नोर SPR। तो आपको याद रहेगा, इसमें आएगा SPR नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम की जगह SPR लिखो, SPR not received. Similarly, amount received ignore SPR, और यहां पर amount not received प्लस SPR। क्लियर कहानी? तो इस तरह से आपकी जो जर्नल एंट्रीज हैं वो प्रिपेयर होती हैं। अब इसका एक केस और बनता है प्रोराटा वाला, उसको और कर लेते हैं। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना इसको, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। A company allotted 3,000 shares on pro rata basis to the applicants of 5,000 shares. Okay. एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई? 5,000। इशूड शेयर्स कितने हैं? 3,000। एक्सेस कितना आया? 2,000, है ना। और प्रोराटा क्या? प्रोराटा शेयर, प्रोराटा रेशो 5 शेयर्स 3 अलॉटेड, है ना। मतलब ठीक है ना, मतलब अगर आप 5 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कुल कितने शेयर्स दिए जाएंगे? 3 शेयर्स दिए जाएंगे। तो ये बात पहले आप ध्यान में रखें। अच्छा, ओके, यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। शेयर कितने का है? अरे यार,
द अमाउंट वाज पेबल 4। अच्छा, 2 रुपये का प्रीमियम है ना, क्या है, 2 रुपये का प्रीमियम है। और अगर 2 रुपये का प्रीमियम है तो अलॉटमेंट कितने की होगी, 3 और 4 7 और 3 10, तो यही हो गया, 10 रुपये का शेयर हो गया और 2 रुपये का प्रीमियम हो गया। तो आपको इस तरह से भी अमाउंट निकालनी पड़ सकती है और क्वेश्चन भी पूछ लेगा यहाँ से। और 4 रुपये एप्लीकेशन पर है, ठीक है, और 3 रुपये अलॉटमेंट पर है जिसमें 2 रुपये का प्रीमियम है और 3 रुपये फाइनल कॉल पर है। तो ये इस तरह की सिनेरियो है, ठीक है। दीवान साहब हैं, एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, दीवान। तो इन भाई साहब ने क्या किया है, इनको अलॉटेड हुए हैं 600 शेयर्स। अगर इनको 600 अलॉटेड हुए हैं तो इन्हें अप्लाइड कितने हुए होंगे। तो एक तो ये वैल्यू हमें निकालनी है। क्या कह रहे हैं, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। ये साहब अलॉटमेंट देना भूल गए, अलॉटमेंट नहीं मिली है। जब इनकी अलॉटमेंट नहीं मिली है तो कंपनी ने क्या कर लिया, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। इनके शेयर्स इस ही दिन क्या कर लिए गए, जब्त कर लिए गए। इसका मतलब ये है कि अगर जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट के तुरंत बाद अगर फॉरफिट हो रहे हैं तो मेरे बच्चे एक बात ध्यान में रखना कि जो उसके बाद वाली कॉल है अभी क्या कहलाएगी, वो अनकॉल्ड। क्या कहलाएगी वो, अनकॉल्ड, जो अभी मांगी नहीं गई, अनकॉल्ड, ठीक है। तो अभी इसका मतलब मांगे कितने कंपनी ने, 7 रुपये मांगे, 2 रुपये का प्रीमियम है, जिनमें से सॉरी एप्लीकेशन रिसीव हो गया, अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुआ। मतलब बच्चे एक बात ध्यान से सुनो, सबसे पहले नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर्स बाय दीवान, ठीक। सबसे आसान तरीका बताऊं इसका, देखो 1 मिनट, अप्लाइड और अलॉटेड। अलॉटेड कितने, 3। भाई जितने इशूड होते हैं उतने अलॉटेड होते हैं। अप्लाइड कितने, 5। क्लियर हो गई। अच्छा, यहाँ पर अलॉटेड कितने हैं, 6। तो एक बात बताओ, अगर 3 अलॉटेड हैं और 5 अप्लाइड हैं तो 6 अगर अलॉटेड होंगे तो 6 शेयर्स अलॉट करने के लिए मुझे कितने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, 60 के लिए 1 0 बढ़ा दो। समझ आ रहा है, खेल समझ आ रहा है। अच्छा, तो बढ़िया खेल है सर। 600 के लिए 1000। अच्छा, इसके अलावा दूसरा मेथड भी है, हाँ। अब फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला बेस्ड कैसे सर, वो भी बता दो अब जरा। देखो फॉर्मूला बेस्ड कैसे, आपको अलॉटेड शेयर्स दे रखे हैं, हाँ जी सर, ठीक। आपको निकालना क्या है सर, अप्लाइड शेयर्स निकालना है। जो भी आपको निकालना है वो आप ऊपर रख दो। इसका मतलब सर यहाँ पर हम अप्लाइड रख दें और यहाँ पर हम अलॉटेड रख दें, बिल्कुल सर। होगा कैसे समझ नहीं आ रही, बस ये ध्यान रखो, जो दिया है उसको भूल जाओ, जो निकालना है, निकालना क्या, अप्लाइड निकालना तो अप्लाइड ऊपर रख दो। इसका मतलब यह है कि अलॉटेड शेयर कितना है सर, 600। अच्छा, एप्लीकेशन कितने के लिए है सर, 5000 के लिए, वेरी गुड। उसमें से हम शेयर्स कितने अलॉट कर सकते हैं सर, 3000। अब इसको सॉल्व करो, कोई आपत्ति, बढ़िया सर, ये अच्छा है। तो दोनों में से अब कोई भी मेथड यूज कर लो, आपको दोनों ही क्या है बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगे, है ना। क्लियर हो गई ना ये वाली बात। अच्छा, अगर सर
एक बात मुझे बताओ, अगर यहाँ पर अप्लाइड शेयर्स गिवन होता और हमें अलॉटेड निकालने होते तो तुम्हें क्या निकालने होते? अलॉटेड शेयर्स। तुम्हें क्या निकालना होता? अलॉटेड शेयर्स का मतलब क्या दिया होता? अप्लाइड शेयर दिया होता। और तुम्हें क्या निकालना है? अलॉटेड, तो अलॉटेड ऊपर और अप्लाइड नीचे। सपोज करो अप्लाइड कितने, सपोज करो 300 है, मान के चलो 300 अप्लाई करें, है ना। अब अलॉट कितने कर सकते हो? टोटल अलॉट कितने कर सकते हो सर? 3000। और अप्लाइड कितनी हुई है सर? 5000। कितनी हुई है? 5000। नहीं, इसको ये पॉइंट्स में आ जाएगा, इसको गड़बड़ कर हो जाएगा, तो इसको यहाँ पर लो, कहते हैं 2000। नहीं, पॉइंट्स में नहीं लेना हमें अभी ना, पॉइंट्स वाला नहीं करा रहा मैं, तो 1000 ही ले लो। चलो 1000 ही ले लेते हैं। 30 से 30 गई 5 6 जा 600। तो कुल मिला करके अगर आपको अलॉटेड निकालने हैं तो अप्लाइड मल्टीप्लाई टोटल अलॉटेड अपॉन टोटल अप्लाइड। क्लियर है? अगर तुम्हें अप्लाइड निकालने हैं तो अलॉटेड मल्टीप्लाई बाय टोटल अप्लाइड अपॉन टोटल अलॉटेड। बहुत सीधी सीधी सी बात है। क्लियर है? क्लियर ये वाली कहानी? यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब इसको हम क्या करेंगे? अब इसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे। देखो कैसे होगी। ये अमाउंट तो निकालनी है गई, अब इसको मैं कर रहा हूँ ड्रॉ। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना है, कुछ क्वेश्चंस इसमें से क्या होता है ना कि ऐसे ही बना दिए जाते हैं बैठे बैठे ही, तो इसलिए कुछ अप डाउन भी हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चलें इतने, इससे आगे चलें। चलो, तो अब इसकी एंट्री कैसे होगी वो समझिए। देखिए सारा कुछ सेम ही है, बस अंतर क्या आएगा वो समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले यहीं पर इसका वर्किंग नोट कर लेते हैं। देखिए कौन है ये? कोई भी व्यक्ति है, रवि नाम दे दो इसका। ठीक, हमें इसी की एंट्री पास करनी है ना। हमें क्या करना है? हमें इसी व्यक्ति की एंट्री पास करनी है। एक बात मुझे बताओ, एप्लीकेशन रिसीव्ड, इसमें ये मैं और ऐड कर देता हूं, टोटल शेयर इशू कितने हैं? 3000। एप्लीकेशन रिसीव्ड हैं 5000। प्रोराटा हो गया 5:3 का। प्रोराटा हो गया 5:3 का। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, अब हम इसकी बात नहीं कर रहे, अब हम केवल दो चीजें ध्यान में रखना। एक तो रवि, एक उसके द्वारा अप्लाइड शेयर्स और उसके द्वारा अलॉटेड शेयर्स, बस। ठीक, इनको भूल जाओ, इसको क्या करो? भूल जाओ। तो अगर मैं इसको भूल जाऊं तो मेरे बच्चे एक बात मुझे बताओ, रवि ने एप्लीकेशन मनी कितने से दी होगी? मतलब हमने रवि से एप्लीकेशन मनी कितने से रिसीव करी है सर? 1000 शेयर से। कितने रुपए? 4 रुपए। कितने रुपए आ गए? 4000 रुपए आ गए सर। ठीक, अब एक्चुअली क्या हमने उसको 1000 के 1000 ही शेयर दिए हैं? नहीं सर, हमने उसको शेयर्स दिए हैं 600। तो इसका मतलब है कायदे से 600 रुपए से शेयर्स एप्लीकेशन आनी चाहिए थी। क्या ये बात समझ आ गई कि हाँ सर बिल्कुल आनी चाहिए थी? तो इसका मतलब है कि रवि ने कंपनी को एक्सेस दे दिया कितने रुपए का? 1600 रुपए का। और मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि अगर कंपनी किसी को भी एक्सेस देती है
तो या तो वो रिफंड कर देती है, और अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो वो आगे वाली जो कॉल है उसमें उस मनी को एडजस्ट कर लेती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो मनी है दैट विल बी एडजस्टेड इन द अलॉटमेंट मनी। तो अलॉटमेंट मनी में तो एडजस्ट करने के लिए हमें अलॉटमेंट मनी ड्यू करना पड़ेगा ना। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू कितने शेयर से, 1000 से कि 600 से? 1000 से सर। नहीं, क्यों सर? क्योंकि एक्चुअली आप उसको शेयर कितने दे रहे हो सर? 600। तो अलॉटमेंट मनी कितने से लोगे सर? 600 से। हाँ, है ना, समझ आ रहा है? यस सर, समझ तो आ रहा है सर, थोड़ा थोड़ा। 600 की मल्टीप्लाई सर 3 × 5 5 से कर देंगे या नहीं? इसका हम बायवर्सिफिकेशन करेंगे। मतलब सर, मतलब ये कि 1 सेकंड को 300 लिख रहा हूँ, मतलब कि ये कि 600 मल्टीप्लाई बाय 3 और 600 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो कितने रुपए लेने हैं? 1800 और 6 दूनी 1200। ठीक, तो इतना हमें ड्यू करना है। अब हमने कुछ एडजस्ट किया था, हाँ, तो उसको एडजस्ट कर लो, एडजस्ट मनी। तो 1600 रुपये तो यहाँ एडजस्ट कर लिए, और यहाँ कुछ एडजस्ट होने के लिए बचा नहीं बचा, तो इसका मतलब 1200 तो ये नहीं है, और ये कितने से नहीं आई सर? 200। तो कुल मिला करके अलॉटमेंट मनी कितने से नहीं आई है? 1400 रुपये से नहीं आई है। अगर सीधी सीधी भाषा में इसको मैं कहूँ कि 4000 रुपये हमें आने थे, सॉरी 4000 रुपये हमें आए, लेकिन आने कितने थे? 2400 रुपये। तो 1600 रुपये नहीं है, एक्सेस आ गए। 1600 रुपये कैसे आ गए? एक्सेस आ गए। और सर अगर 1600 एक्सेस आ गए तो हमने अलॉटमेंट पर कितने रुपए मांगने थे? 3000। 3000 में से एडवांस कितने जा चुके हैं? 1600। तो कितने रुपए और जाने चाहिए? 1400। तो जो रवि है उसने इन्हीं का पेमेंट नहीं करा, और कंपनी ने इन्हीं शेयर्स को क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। चाहे वैसे कर लो चाहे वैसे कर लो, आपकी मर्जी है भाई, आपका सवाल है। बस हो जाना चाहिए, है ना? बस क्या हो जाना चाहिए। तो एंट्री क्या बनेगी सर? अब एंट्री और बता दो। देखो, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम भी नहीं आया तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और टू शेयर से फिर फर्स्ट कॉल नहीं, फर्स्ट कॉल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉल अभी मांगी नहीं है। अच्छा, तो सर इसका मतलब ये है कि कंपनी ने भी 7 रुपये और 2 रुपये का प्रीमियम मांगा है। यस, कितने शेयर्स पर? 600। 7 रुपये, 600, 2 रुपये। ठीक है, फॉरफिटेड का भी हम देखेंगे कितने रुपए रिसीव नहीं हुए। यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा था, हमने निकाला था अमाउंट। कितने रुपए नहीं आए थे? 1400 रुपये नहीं आए थे। तो इसका मतलब ये कि 7 6 4200 और 6 दूनी 1200। ये तो क्लियर हो गया। अब अलॉटमेंट कितने से नहीं आई थी सर? 1400 रुपये से। तो कितने बचे? 5400, 4000 रुपये बचे। तो 4000 रुपये में रिसीव हो गए। अब ये रिसीव कैसे हो सर? ये और बताओ हमें। ये तो समझ आ गया कि रिसीव हो गए 4000। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि फॉरफिटेड शेयर पर हमेशा नंबर 1 जरूर लिखना। क्यों लिखना ये मैं बाद में बताऊंगा, बस सीक्रेट है ये वाला। सर ये कैसे आए 4000 ये वाले बताओ। देखो मेरे बच्चे, छः चौक 2400 रिसीव हो गए। हाँ सर, 2400 रिसीव हो गए। एक्सेस कितने आए हुए हैं सर? 1600। तो ये भी अमाउंट रिसीव हो चुका है कंपनी को। हाँ जी, तो 2400 में 1600 ऐड करें, कितने आ गए? यहां पर लिखूं एप्लीकेशन प्लस एक्सेस, और लिखूं एप्लीकेशन पर 2400 रुपये रिसीव हुए हैं और एक्सेस पर 1600 रुपये रिसीव हुए हैं। क्लियर मेरे बच्चे? इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना, चाहे इन्हीं की रिपीट कर लेना एक बार दोबारा से देख करके,
लेकिन इनकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताइए शेयर फॉरफिटेड अमाउंट में कितना जाएगा, एसपीआर में कितना जाएगा, एसपीआर कितने से क्रेडिट या डेबिट होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो इनके पहले तो आप दो तीन चीज़ें कर लो। एक तो इनके नोट्स बना लो, जो मैंने पीछे के क्वेश्चंस कराए थे एक बार उनका रिवीजन मार लो फटाफट से। और क्या कर लो, थोड़ी सी सेल्फ स्टडी कर लेना। मुझे पता है कुछ ना कुछ क्वेरीज आएंगी, लेकिन अगर क्वेरीज आए तो मुझे सीधा कमेंट करना, वेट मत करना। अच्छा, चैनल को आप लोग पता नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई। सब्सक्राइब और शेयर करो भाई, मज़ा नहीं आ रहा है। फटाफट सब्सक्राइबर्स बढ़ने चाहिए, ऐसे सब्सक्राइबर्स बढ़ाओगे एक एक करके, है ना। तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो और फटाफट से वीडियो को लाइक करो। लाइक बहुत कम आ रहे हैं। और हाँ, कमेंट करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके। तो आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। लेकिन हाँ, ये जो आपका आज का सेशन है ये फ्रूटफुल केवल तभी हो सकता है जब आप इसकी प्रिपरेशन करेंगे, क्योंकि देखिए ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप अमाउंट नहीं निकाल पाओगे। तो इसके लिए आप